हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ओम प्रकाश एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के बारे में। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, मोनोलिथ। तो मोनोलिथ में क्या रहता है कि हमारा जो पूरा एप्लीकेशन होता है वो एक सिंगल यूनिट के अंदर बिल्ड हुआ रहता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से कि आपके पास एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन आपको बिल्ड करना है। उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे, यूजर रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड या ऑर्डर, पेमेंट एक्सेट्रा। मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं एंड मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं। तो ये जितने भी मल्टीपल कंपोनेंट एंड फीचर्स हैं वो सब का सब हमारा क्या रहता है, एक ही एप्लीकेशन के अंदर रहता है। अगर हम एग्जांपल के लिए देखें, अगर डायग्राम में अगर हम देखें तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है कि एक हमारा एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, और उसके अंदर ही मल्टीपल सर्विसेज हैं। हमारी यूजर रिलेटेड कुछ भी कोई भी सर्विस हो गई, प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विस। एंड व्हेन आई एम सेइंग सर्विस, इसको आप एज अ मॉड्यूल कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर सेपरेट सर्विसेज नहीं बना रहे, बट इसी के अंदर ही हमने इसको एज अ सर्विस कह दिया है। बट ये क्या है, एक्चुअल में एक मॉड्यूल है, क्योंकि ये एक सिंगल एप्लीकेशन का पार्ट है। ऐसे ही हमारे पास ऑर्डर, ऑथ, पेमेंट और भी अगर हमारे पास सर्विसेज या मॉड्यूल्स हैं तो वो एक सिंगल एप्लीकेशन के अंदर रहेगा। एंड राइट साइड में आप देख सकते हो, एक सैंपल के लिए हमारे पास क्या है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का फोल्डर स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमने क्या मॉड्यूलर स्ट्रक्चर पैटर्न फॉलो कर रखा है। बिकॉज इसको हैंडल करना थोड़ा रिलेटिवली ईजी रहता है। मॉड्यूलर एप्लीकेशन अगर हम क्रिएट करते हैं, अगर हमारे पास बहुत बड़ा एप्लीकेशन है तो हम लेट से मल्टीपल मॉड्यूल क्रिएट कर देते हैं, कैटलॉग, कस्टमर, ऑर्डर, वेयर हाउस, पेमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड ईच फोल्डर विल कंटेन अ लॉट ऑफ फाइल्स रिलेटेड टू दैट। बट ये सबका सब क्या है, एक सिंगल एप्लीकेशन के अंदर है। इसको मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो यही होता है हमारा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, जिसके अंदर क्या होता है, एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन हो गया या छोटा भी एप्लीकेशन हुआ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सारा का सारा कोड बेस हमारा कहाँ है, एक सिंगल रेपोजिटरी के अंदर, एक सिंगल फाइल के अंदर है। सिंगल नॉट फाइल, बेसिकली एक सिंगल रेपोजिटरी के अंदर, जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे। एंड वो एक सिंगल डेटाबेस से कनेक्टेड होगा। हमारा जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होगा वो एक सिंगल डेटाबेस से कनेक्टेड होगा, और पूरा एप्लीकेशन जो है एक सिंगल लैंग्वेज में। हम देखते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के बारे में। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, एक बड़े एप्लीकेशन को एक छोटे छोटे मैनेजेबल, इंडिपेंडेंट, डिप्लॉयबल सर्विसेज के अंदर ब्रेक कर देते हैं। अगर जैसे एक एग्जांपल है ई कॉमर्स का ही, सेम जैसे ऊपर हमारे पास था, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं यूजर सर्विस के अंदर, प्रोडक्ट सर्विस के अंदर, ऑर्डर, पेमेंट सर्विसेज, जो कि हमने उसके अंदर क्या किया था, मॉड्यूल्स हमने क्रिएट करे थे। तो उसी को एज अ मॉड्यूल ना क्रिएट करके एक सेपरेट सेपरेट सर्विसेज क्रिएट कर देते हैं। एंड सेपरेट सर्विस का मतलब हो गया एक सेपरेट एप्लीकेशन। एंड ये सेपरेट एप्लीकेशन इटसेल्फ अपने आप में एक सिंगल प्रोडक्ट है, एक सिंगल एप्लीकेशन, जो कि हम एक सिंगली कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं। एंड इसके अंदर जो है यूजर रिलेटेड सारे फीचर्स, सारी फंक्शनैलिटीज, सब कुछ इसी के अंदर मिलेगा। इसी तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट सर्विस होगा, एंड इसी तरीके से ऑर्डर सर्विस हो गया, एंड पेमेंट सर्विस। तो ये जितने भी सर्विसेज हैं, ये अपने आप में क्या है, एक सिंगल एप्लीकेशंस हैं। और सिंगल एप्लीकेशंस को हम क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे हम एक अपने बड़े एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे थे, उसी का एक छोटा वर्जन हो गया, जिसके अंदर कम कोड होगा रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। एंड इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं सेपरेटली। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्लाइंट्स हैं। एंड क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे बैकएंड सर्वर पे। बैकएंड सर्वर क्या है, यूजर सर्विस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, पेमेंट हो गया, ये सारे हमारे बैकएंड सर्विसेज हैं। बैकएंड सर्विसेज जब मैं ये कहता हूँ तो ये एक सिंगल एप्लीकेशंस हैं, अपने आप में सिंगल रनेबल एप्लीकेशंस हैं। बट इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। अगर हम माइक्रो सर्विसेज क्रिएट भी करते हैं तो इसके साथ कुछ बेनिफिट्स तो आते हैं, बट कुछ इसके नुकसान भी होते हैं, जो कि हम अभी आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में जैसे कि आप देख सकते हैं, हर एक सर्विस के पास अपना खुद का डीबी है। ये आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, सबके पास अपना खुद का क्या है, डीबी है। एंड सबको इंडिपेंडेंटली हम क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। इससे आप देख सकते हैं हमें कितना बेनिफिट मिलता है, कि अगर हमारा जो ये एप्लीकेशन है डाउन भी हो जाता है तो बाकी किसी पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये एक सिंगल अपने आप में एक एप्लीकेशन है। अगर ये डाउन होता है, इससे हमारे बाकी प्रोडक्ट्स पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। एंड बाकी हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे फॉल्ट टॉलरेंस टेक्निक, जिसकी वजह से अगर हमारा कोई कंपोनेंट या कोई सर्विस दूसरे किसी डाउन सर्विस पे भी डिपेंडेंट है, तो भी हम उसको मैनेज कर लेते हैं। आगे चल के ये सब हम देखने वाले हैं, बट लेट्स फोकस ऑन दिस करंट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेपरेट बैकएंड एप्स बनाते हैं हर एक सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे जितने भी सर्विसेज हैं, ये सब क्या है, अपने आप में एक सेपरेट एप्लीकेशंस हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपने माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन को ब्रेक ही क्यों करते हैं। सो फर्स्ट रीजन है कि हम इसको स्केल कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। लेट्स से कि क्या हो, अगर हमारा यूजर सर्विस रिलेटेड कोई भी क्वेरी आता है, तो वो कहाँ चला जाएगा, यूजर सर्विस पे सिर्फ जाएगा। तो मान के चलिए आपके पास क्या हो रहा है, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, एंड उनको मोस्टली क्या करना है, अपना डिटेल्स देखना है।
तो वो बार बार किसको हिट करेंगे, यूजर सर्विस को हिट करेंगे। तो यूजर सर्विस पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आएंगी, बट ये जो हमारा प्रोडक्ट सर्विस है एंड पेमेंट सर्विस, इस पे बहुत ही मिनिमल रिक्वेस्ट आ रही हैं। ये जो यूजर सर्विस है ये अपने आप में एक सिंगल एप्लीकेशन है एंड इस पे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो हमने अपनी स्केलिंग की वीडियोस में देखा था कि हम इसको स्केल किस तरीके से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसके मल्टीपल रेप्लिकास क्रिएट कर देंगे। तो यूजर सर्विस के मल्टीपल रेप्लिकास क्रिएट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी वो डिवाइड हो जाएंगी इन मल्टीपल सर्विसेज पे। सेम सर्विस है, यूजर सर्विस सेम है, एंड इसको हमने क्या करा है, मल्टीपल प्लेसेस पे डिप्लॉय कर दिया है। इंस्टेड ऑफ सिंगल इंस्टेंस हमने मल्टीपल इसके इंस्टेंस बना दिए हैं। एंड सबके सब इंस्टेंस क्या होंगे, एक सिंगल डीबी से कनेक्टेड होंगे। ये इसके पास एक सिंगल डीबी रहेगा और उस सिंगल डीबी से ये सबके सब इंस्टेंस कनेक्टेड रहेंगे, और जो भी कोई भी चेंजेस होगा किसी भी एप्लीकेशन में वो इस पर्टिकुलर डीबी को अपडेट कर देगा एंड वहीं से ही फैच हो जाएगा डेटा। तो इसे आप देख सकते हैं कि अगर हमने इस पर्टिकुलर सर्विस को अगर सेपरेट ना किया होता, अगर ये मोनोलिथिक के अंदर होता, तो हमें अपने पूरे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना पड़ता, पूरे एप्लीकेशन को मल्टीपल मल्टीपल इंस्टेंसेस पे डिप्लॉय करके क्रिएट करना पड़ता, विच विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। बिकॉज यहाँ पे क्या है, कोड बेस बहुत कम है और इसको डिप्लॉय करना एंड मैनेज करना काफी इजी हो जाता है। एंड सेकंड चीज देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द टेक स्टैक। अगर हम मल्टीपल सर्विसेज बना रहे हैं यानी एप्लीकेशंस बना रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स से कि ये वाला जो एप्लीकेशन है, फर्स्ट माइक्रो सर्विस जो हमारा है विच इज यूजर सर्विस, और इसी को ही माइक्रो सर्विस बोलते हैं, जो कि हमने ये ब्रेक करे हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, माइक्रो सर्विसेज, छोटे छोटे पार्ट्स सर्विसेज के। तो अगर हम देखें तो इसको हम बना सकते हैं लेट्स से जावा के अंदर, एंड दूसरे माइक्रो सर्विस को हम बना सकते हैं किसी दूसरे लैंग्वेज में। जरूरी नहीं कि हमें जावा में ही बनाना है। लेट्स से हमने पाइथन में बना दिया, पाइथन यहाँ पे, एंड हमने पेमेंट सर्विस को बना दिया किसी दूसरे लैंग्वेज के अंदर, लेट्स से जावा स्क्रिप्ट, या फिर हमने सी प्लस प्लस या कोई और दूसरी लैंग्वेज यूज कर लिया, या अगेन जावा या पाइथन इसमें से कुछ यूज कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने क्या करा है, सर्विसेज मल्टीपल बना दी हैं, बट इसके अंदर हमने क्या यूज किया है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट यूज कर लिए हैं, एंड ये स्मूथली वर्क करेगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे एक सिंगल एप्लीकेशन है, तो इसको हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एंड ये भी अपना एक सिंगल एप्लीकेशन है, इसको भी हम किसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो हमने इसको फीचर वाइज, मॉड्यूल वाइज डिवाइड कर दिया है, सर्विस वाइज, जिससे कि एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी जो है यूजर रिलेटेड, वो सारी की सारी हमें कहाँ मिलेगी, यूजर सर्विसेज के अंदर। इसी तरीके से प्रोडक्ट रिलेटेड सारे वर्क या फीचर्स जो भी होंगे वो प्रोडक्ट के अंदर होंगे। तो इससे क्या होगा, एक सिंगल एप्लीकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन और फीचर्स एंड डेटा ऑल्सो। अब हम ये देखते हैं कि व्हेन टू यूज माइक्रो सर्विस। तो माइक्रो सर्विस हमें कब यूज करना चाहिए। माइक्रो सर्विस ऑफ एनी स्टार्टअप डिफाइंस इट्स इंटरनल टीम स्ट्रक्चर। इंटरनल टीम स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड कर सकता है, जरूरी नहीं है कि माइक्रो सर्विस अगर ये बेनिफिट करता है तो हमें यूज ही करना चाहिए। अगर किसी के पास स्ट्रेंथ ही नहीं है उतनी, तो उसे माइक्रो सर्विस पे नहीं जंप करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर स्टार्टअप के पास क्या है, 3 टीम्स काम कर रही हैं 3 डिफरेंट बिजनेस फंक्शनैलिटीज पे, एंड इट विल हैव 3 माइक्रो सर्विसेज। तीन टीम है, एक टीम जिस इस पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस पे काम कर रही है, एक पर्टिकुलर टीम में मल्टीपल पीपल्स हो सकते हैं, 5 to 10 पीपल्स। इसी तरीके से दूसरा माइक्रो सर्विस है, उस पर एक डिफरेंट टीम काम कर रही है, एक तीसरा माइक्रो सर्विस उस पर डिफरेंट टीम काम कर रही है। तो हमारे पास टीम्स की अवेलेबिलिटी है, इसलिए हमने क्या करा, माइक्रो सर्विसेज में ब्रेक कर दिया इसको, एंड हर एक टीम एक सिंगल माइक्रो सर्विस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। लेकिन क्या होता है कि मोस्ट स्टार्टअप जो भी होते हैं वो मोनोलिथिक प्रेफर करते हैं, एंड उसका रीजन ये होता है कि स्टार्टअप जो चालू होता है वो 2 या 3 या 4 पीपल से होता है, तो उनके पास है ना पीपल्स की कमी होती है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। तो अगर माइक्रो सर्विसेज क्रिएट कर देंगे तो सबको क्या करना होगा, अगर हर एक पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस में जाकर के चेंजेस करने होंगे, एंड इट विल बी वेरी हेक्टिक। अगर नंबर ऑफ माइक्रो सर्विसेज इंक्रीज हो जाएंगे तो सबके सब पीपल्स को, जो 2 3 4 पीपल टीम में हैं, उन सबको काफी डिफिकल्टी आएगी इसमें चेंजेस करने में। लेट्स से कि यूजर में कोई चेंजेस हुआ तो यूजर माइक्रो सर्विस को ओपन करना एंड उसमें चेंजेस करना एंड देन पुश करना, एंड देन साइमल्टेनियसली गोइंग टू प्रोडक्ट सर्विस एंड मेकिंग चेंज इन दैट प्रोडक्ट सर्विस। तो इस तरीके से काफी डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना माइक्रो सर्विसेज को, अगर आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है या फिर एक्सपर्टीज नहीं है। अगर लोगों को माइक्रो सर्विसेज के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है तो आपके पास भले ही रिसोर्स है बट वो वर्क नहीं कर पाएंगे, इससे आपका जो एप्लीकेशन है प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। And when we want to avoid single point failure, then also we choose micro service। ये single point failure को भी कैसे अवॉइड करता है, लेट्स से कि अगर आपका ये एप्लीकेशन डाउन हो गया है, एक माइक्रो सर्विस डाउन हो गया है, तो 2 तो अप है, एंड इनकी रिक्वेस्ट इन पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस पे जाएगी, इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा इस माइक्रो सर्विस से। जब ये अप होगा तो इसकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी, इस पे जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो सबके सब फेल हो जाएगी, बट इन सब माइक्रो सर्विसेज पे जो रिक्वेस्ट जाएगी वो फुलफिल हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दीज आर अप नॉट डाउन। लेकिन अगर मोनोलिथिक होता उस केस में क्या होता, मोनोलिथिक में लेट्स से कि एक पर्टिकुलर फीचर ब्रेक कर गया तो उससे क्या होता है ना, हमारा पूरा एप्लीकेशन डाउन हो जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ, एक माइक्रो सर्विस के अंदर कोई फीचर अगर मान लो ब्रेक हुआ तो वो एक पर्टिकुलर स्मॉल पीस ऑफ कोड माइक्रो सर्विस ही डाउन होगा,
बट ये बाकी माइक्रो सर्विसेज नहीं डाउन होंगे बिकॉज ये अलग डिप्लॉयड है, अलग कॉन्फ़िगरेशन है इनकी। तो ये अप का अप रहेगा और ये सर्व करता रहेगा। जब हम माइक्रो सर्विसेज क्रिएट करते हैं तो इसके साथ एक चैलेंज आता है कि अगर मान लो हमें इंटर कम्युनिकेशन कराना हुआ माइक्रो सर्विसेज के अंदर, माइक्रो सर्विसेज के ऊपर, जो कि प्रैक्टिकल सिनेरियो में बहुत होता है कि अगर यूजर को कोई इन्फॉर्मेशन गेट करनी है ऑर्डर रिलेटेड, तो यूजर क्या करेगा, अगर मोनोलिथिक रहता तो वो इंटरनली कॉल करके अपना गेट कर लेता है। लेकिन इन केस ऑफ माइक्रो सर्विस, उस केस में हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज हैज डिफरेंट बैकएंड एंड डिफरेंट डिप्लॉयमेंट, अलग अलग ही डिप्लॉयड होता है। माइक्रो सर्विस वन अलग ही डिप्लॉयड है, ये भी अलग डिप्लॉयड है, ये भी अलग डिप्लॉयड है। तो इस केस में अगर माइक्रो सर्विस वन कॉल करना चाहता है टू को या थ्री को कॉल करना चाहता है, तो वो किस तरीके से कॉल करेगा। अब अभी हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से कॉल करेगा। लेट्स से कि अगर हमारा जो मशीन वो डिप्लॉयड है, सर पहली सर्विस डिप्लॉयड है जो कि यूजर सर्विस है, वो डिप्लॉयड है इस पर्टिकुलर पोर्ट पे, आईपी एड्रेस पे। हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर देखा था कि आईपी एड्रेस के थ्रू भी हम अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो प्राइमरी जो तरीका होता है एक्सेस करने का एप्लीकेशन को, वो क्या रहता है, आईपी एड्रेस ही रहता है। बट उसके टॉप ऑफ हम क्या ऐड कर देते हैं, एक लेयर ऐड कर देते हैं विच इज यूआरएल। बिहाइंड द सीन वो क्या कॉल कर रहा होता है, हमारा आईपी एड्रेस ही। तो लेट्स से कि यूजर सर्विस जो है हमारा आईपी एड्रेस, इस आईपी एड्रेस पे डिप्लॉयड है, एंड प्रोडक्ट सर्विस इस आईपी एड्रेस पे डिप्लॉयड है, एंड बाकी अदर सर्विसेज अलग अलग आईपी एड्रेस पे डिप्लॉयड होगी। ऑब्वियस सी बात है। इसी तरीके से हमारे पास अगर मान लो 10 माइक्रो सर्विस है, तो 10 डिफरेंट आईपी एड्रेस होंगे हमारे पास, एंड इट इज वेरी हेक्टिक टू यूज डिफरेंट आईपी एड्रेसेस। कि फ्रंट एंड से हमारा जो क्लाइंट है उसको कॉल करना है एक पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस पे, तो उसको क्या करना होगा, सबका माइक्रो सर्विस का जो भी आईपी एड्रेस है उसको याद रखना होगा, तब जाके वो कॉल कर पाएगा। क्योंकि अगर उसको इस एड्रेस पे पहुंचना है, इस पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करना है, तो उसको इस एड्रेस के बारे में मालूम होना चाहिए। बट अगर उसको ये एड्रेस ही नहीं मालूम, तो वो कैसे एक्सेस करेगा। हर एक माइक्रो सर्विस का उसे क्या करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है एपीआई गेटवे काम आता है, जो कि हमें हेल्प करता है मैपिंग के अंदर। अगर हम यहाँ देखें तो क्लाइंट हमारा यहाँ पे रहता है, एंड उसके बीच में हम क्या करते हैं, एक एपीआई गेटवे की लेयर लगा देते हैं, जो कि क्या काम करता है, हमारे मैपिंग का काम करता है। जितने भी मैपिंग रिलेटेड रहता है कॉन्फ़िगरेशन, वो हमारा एपीआई गेटवे के अंदर रहता है। तो हमारे क्लाइंट को मल्टीपल आईपी एड्रेस रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, ओनली सिंगल एंड पॉइंट विल बी इनफ फॉर क्लाइंट। एंड क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा एपीआई गेटवे पे, एंड एपीआई गेटवे उसको प्रोसेस करेगा, एंड बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशंस एंड मैपिंग, एपीआई गेटवे क्या करेगा, रिडायरेक्ट कर देगा पर्टिकुलर सर्विस पे। तो ये सारा का सारा मैनेजमेंट हेडेक कहाँ चला जाता है, एपीआई गेटवे पे। तो एपीआई गेटवे का काम क्या है, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करना एंड उसको प्रोसेस करना, एंड प्रोसेस करके उसको पर्टिकुलर करेक्ट रूट पे रिडायरेक्ट करना, करेक्ट रूट पे रिडायरेक्ट करना। प्रोसेस करने का मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर यूआरएल को उसने प्रोसेस किया एंड मैपिंग में अपना चेक किया, एंड उसको पर्टिकुलर सर्विस पे रिडायरेक्ट कर दिया। बिजनेस लॉजिक कोई भी परफॉर्म नहीं हुआ है, वो पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस बिजनेस परफॉर्म करेगी एंड रिजल्ट रिटर्न करेगी यूजर को। जैसे कि हमने बात करा था कि हम हर एक सर्विस को इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, हमने देखा था। और उसी तरीके से हम स्केल भी कर सकते हैं। जब हम डिप्लॉय कर सकते हैं तो हमारा एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सपोज की प्रोडक्ट सर्विस हैज मोर ट्रैफिक एंड रिक्वायर्ड 3 मशीन्स, कि हमारा जो प्रोडक्ट सर्विस है या यूजर सर्विस है उस पे, एंड यूजर सर्विस रिक्वायर्ड 2 मशीन्स एंड पेमेंट सर्विस रिक्वायर्ड ओनली 1 मशीन। देन अगर हम नीचे देखें तो लोड बैलेंसर का हम यूज कर सकते हैं। यूजर सर्विस में लेट्स से कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो यूजर सर्विस को हमने क्या करा, 3 इसके इंस्टेंस अप कर दिए, एंड उसके आगे एक लोड बैलेंसर लगा दिया। तो लोड बैलेंसर का काम क्या है, रिक्वेस्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। लोड बैलेंसर का काम क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके अलग अलग एल्गोरिथम होते हैं कि किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है या फिर किसी को ज्यादा किसी को कम। तो वो हम लोड बैलेंसर के लेक्चर में देखेंगे। बट अभी एक हाई लेवल पे समझिए कि लोड बैलेंसर का काम क्या है। लोड बैलेंसर का काम है रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। और एपीआई गेटवे का काम क्या था, करेक्ट राउट पे पहुंचाना, करेक्ट राउट पे रिडायरेक्ट करना। ठीक है, तो एपीआई गेटवे का काम क्या है, करेक्ट रूट पे रिडायरेक्ट करना। कि यूजर सर्विस है तो यूजर सर्विस आपको इस तरफ मिलेगा, एंड जब लोड बैलेंसर मिलेगा तो लोड बैलेंसर का काम क्या है कि इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को मुझे इस सर्विस पे भेजना है, इस सर्विस पे या इस सर्विस पे। तो ये लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि किस पे भेजूं। किसी पे भी भेजेगा रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगा, बट किस पे भेजना है वो डिसाइड कौन करेगा, लोड बैलेंसर। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज या मल्टीपल इंस्टेंसेज अप हैं। इसी तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट सर्विस है, प्रोडक्ट सर्विस के 2 इंस्टेंस अप कर दिए, पेमेंट सर्विस की 1 इंस्टेंस अप है। यहाँ पे अलग अलग इंस्टेंसेज, नंबर ऑफ इंस्टेंसेज अप इसलिए हैं क्योंकि बेस्ड ऑन ट्रैफिक, कि यूजर सर्विस पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो हमने इसके इंस्टेंसेज, क्योंकि हम इसको इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, तो हमने इसको इसके नंबर ऑफ इंस्टेंसेज क्या कर दिए, बढ़ा दिए। और यहाँ पे अगर कोई रिक्वेस्ट ज्यादा आ नहीं रहा है तो हम इसको अननेसेसरली इंक्रीज नहीं करेंगे, तो इससे हमारा कॉस्ट भी बचेगा। तो आप इस फ्लो को समझ पा रहे हैं कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट आया, एपीआई गेटवे पे गया, एपीआई गेटवे विल डिसाइड की वो रिक्वेस्ट कहाँ जाना चाहिए, किस रूट का वो रिक्वेस्ट है।
वो किसको पॉइंट करना चाहता है, किस सर्विस को एक्सेस करना चाहता है। लेट से पेमेंट को करना चाहता है तो वो पेमेंट की तरफ चला जाएगा। लेट से कि वो प्रोडक्ट सर्विस को एक्सेस करना चाहता है तो वो प्रोडक्ट की तरफ भेज देगा। एंड एपीआई गेटवे का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। एंड देन लोड बैलेंसर का काम चालू होता है कि अगर मल्टीपल सर्विसेज है, अगर सिंगल है तो वो डायरेक्टली चला जाएगा। यहाँ पे लोड बैलेंसर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ मान लो अगर लोड बैलेंसर इस्तेमाल भी करते हैं यहाँ पे, तो वो क्योंकि हमारे पास एक ही इंस्टेंस अप है तो वो बार बार इसी को भेजेगा। तो अननेसेसरी हम इसमें लोड बैलेंसर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास एक ही इंस्टेंस है। तो लोड बैलेंसर हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास सेम सर्विसेज के मल्टीपल इंस्टेंसेस अप हो। सेम सर्विस, रिमेंबर, सेम सर्विस के मल्टीपल इंस्टेंसेस अप हो तब हम लोड बैलेंसर यूज करेंगे। आजकल हमारा लोड बैलेंसर जो है एपीआई गेटवे का भी काम कर देता है, बट स्टिल आप इसमें डिफरेंसेस समझ लें कि एपीआई गेटवे और लोड बैलेंसर में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। एंड अगर हम देखें तो एपीआई गेटवे के और भी काम होते हैं, जैसे कि रेट लिमिटिंग या कैशिंग या सिक्योरिटी, इन सबको भी ये हैंडल करता है। तो एपीआई गेटवे का नेक्स्ट लेक्चर में हम एपीआई गेटवे के बारे में देखेंगे डिटेल में कि एपीआई गेटवे है क्या, ये किस तरीके से काम करता है, एंड इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि रेट लिमिटिंग, कैशिंग एंड सिक्योरिटी। ये सारी चीज हम कहाँ हैंडल करते हैं, एपीआई गेटवे के अंदर ही हैंडल करते हैं। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि माइक्रो सर्विसेज एंड मोनोलिथिक में डिफरेंसेस क्या है। मोनोलिथिक के अंदर हमारा क्या होता है, एक सिंगल एप्लीकेशन होता है, उसी के अंदर सारा का सारा हमारा क्या होता है, कोड बेस प्रेजेंट रहता है। बट इन केस ऑफ माइक्रो सर्विस हम क्या कर देते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर, सर्विसेज के अंदर डिवाइड कर देते हैं, एंड उसको सेपरेटली हम डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर हम सेपरेटली डिप्लॉय कर सकते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस उसके अप करके बेस्ड ऑन ट्रैफिक। सो आपको ये मैनुअली नहीं करना होगा, ये आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे ट्रैफिक इंक्रीज होगा ये नंबर ऑफ इंस्टेंसेस अपने आप बढ़ाता चला जाएगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।